हेलो संगवारी हो, तुम्हार मन के अपन चैनल खूम केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज बात करने वाला है आखिर भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर का है। बात करेंगे यहाँ पास फिजियोजोर्प्शन और केमी एब्जॉर्प्शन में अंतर की बातें करेंगे और इन दोनों के अंतर के साथ साथ ही उसकी फैक्टर भी जानते जाएंगे और उनको प्रभावित किस तरह से जो कर सकते हैं उनके बारे में भी बातें करेंगे। पहले भी वीडियो की बात किए हैं, जब देखे तब उसमें कि आखिर एड्सॉर्प्शन किसे कहते हैं, ये सब चीजें बात किए थे। और जो एड्सॉर्प्शन होता है वह एड्सॉर्प्शन जो कि दो प्रकार के होता है, एक होता है यहाँ पास भौतिक अधिशोषण और दूसरा है यहाँ पास जो कि रासायनिक अधिशोषण। तो देखिए अधिशोषण क्या हुआ था कि जब कोई अधिशोष्य जो अधिशोषक के ऊपर अगर वहां पास शोषित हो जाए या फिर कह दे वहां पर चिपकना हो जाए, तब उस तरह से जो रिएक्शन है ओला जो कि अधिशोषण कहे गए। अब इस अधिशोषण में बात करें जाए दो तरह से अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। तो चलिए सबसे पहले बात कर ले भौतिक अधिशोषण में। यहाँ पास बंध की प्रकृति के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आखिर कौन से बंध जो बनेगा उनके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो सबसे पहले तो अधिशोष्य और अधिशोषक। अधिशोष्य क्या होता है जो कि अधिशोष्य को कह देंगे हम लोग एब्जॉर्बेंट और अधिशोषक को कह देंगे यहां पास एब्जॉर्बेंट कह दिया जाएगा। एग्जाम्पल की अगर बातें करें इस तरह से बार बार बताए हैं कि अगर यहां पास हम लोग लिख भी रहे हैं, देखिए लिखे जा रहे हैं, इस तरह से जो लिख रहे हैं जिसके थ्रू जो कि जाकर यहां पास चिपक रहे बोर्ड पर, तो यहां पर जो बोर्ड है वह एक तरह से अधिशोषक है, लेकिन जिस स्याही से यहां पास लिख रहे हैं वह एक जो कि अधिशोष्य है। और इनकी बंध की प्रकृति की अगर बात किया जाए तो यहां पास ये है कि जो अधिशोष्य और अधिशोषक है उन दोनों के मध्य एक दुर्बल बंध बनेगा और जो दुर्बल बंध है वह रहेगा यहां पास वैन डर वाल्स बल होगा। और इस तरह से जो दुर्बल बंध बनेगा वही कहलाएगा भौतिक अधिशोषण। और वही बात कर ले अगर अधिशोषण और अधिशोष्य के, अधिशोषक और अधिशोष्य के जो मध्य में है ओकर बीच में अगर कोई एक प्रबल बंध बना ले तब, और प्रबल बंध में यहां पास है जो कि रासायनिक बंध, तब इस तरह से जो अधिशोषण है उसे जो कि रासायनिक अधिशोषण कहा जाएगा। क्या बोले? प्रबल बंध जो कि रासायनिक बंध बनाएगा, दुर्बल बंध जो कि वैन डर वाल्स बल बनाएगा। जो दुर्बल बंध बनेगा वह होगा भौतिक अधिशोषण और जो प्रबल बंध बनेगा वह होगा जो कि रासायनिक अधिशोषण। अंतर नंबर दूसरा की बात की जाए विशिष्टता। देखिए सिंपल सी बातें हैं, इस तरह से जो भौतिकी अधिशोषण है उस पर बंध क्या है, एक तरह से दुर्बल बंध है, और दुर्बल बंध है तो उस पर जायज सी बातें हैं वैन डर वाल्स बल होगा। और इस तरह से जो दुर्बल बंध है उसके वजह से यहां पास कोई भी विशिष्टता यहां पास प्रदर्शित नहीं करता है। लेकिन बात करें वही केमिकल एड्सॉर्प्शन की, तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में बिल्कुल यहां पास जो कि एक स्ट्रॉन्ग बंध है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो कि एक तरह से केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसके वजह से यहां पास विशिष्टता का गुण प्रदर्शित करेगा। एग्जाम्पल की अगर बातें कर ले यहां पास अगर कोई भी अगर इस तरह से धातु है और उस धातु का अगर रिएक्शन करा दिया जाए ऑक्सीजन के साथ, ये लो धातु का रिएक्शन किसके साथ करा दिया जाए, ऑक्सीजन के साथ, ये लो ऑक्सीजन के साथ। और वही अगर दूसरे बात कर ले जो धातु है उनका रिएक्शन करा दिया जाए हाइड्रोजन के साथ, क्या बोले यहां पास इस तरह से ऑक्सीजन के साथ करा दिया जाए या फिर हाइड्रोजन के साथ करा दिया जाए, तो सिंपल सी बातें हैं अगर जो मेटल है वह धातु के साथ अगर रिएक्शन कर लेगा तब इस तरह से यहां पास जो कि ऑक्साइड बना लेगा। और वही बात कर ले जो धातु है वह अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर ले ओकर वजह से यहां पास जो कि हाइड्राइड बना लेगा। ठीक है, वैसे अगर ट्रांजिशन मेटल की भी बात कर ले, इस तरह से कोई निकिल है, अगर इस तरह से ट्रांजिशन मेटल है वह भी किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करेगा। एग्जाम्पल की बातें कर ले इस तरह से हाइड्रोजन के साथ। और हमें पता है जो ट्रांजिशन मेटल है वह किस वजह से जुड़ता है, क्योंकि उस ट्रांजिशन जो मेटल है उस ट्रांजिशन मेटल में जो
ऑर्बिटल है वह वेकेंट होता है, जिसकी वजह से कोई अदर एटम जाके वापस अटैच होता है। तो इस तरह से जो केमिकल बॉन्ड है, उस केमिकल बॉन्ड में हो सकता है आयनिक बॉन्ड हो सकता है, उस केमिकल बॉन्ड में जो कि वैलेंस बॉन्ड हो सकते हैं, उस केमिकल बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, चाहे उस केमिकल बॉन्ड में जो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इस तरह से फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहां पर क्या बोले, यह जो कि एक विशिष्टता के गुण प्रदर्शित करता है। चलिए तीसरे नंबर बात कर ले यहां पास इनकी अंतर। तो यहां पास अधिशोषण की उष्मा की बातें कर रहे हैं, या फिर कह दे अधिशोषण की एंथैल्पी लिख देंगे, यहां पास एंथैल्पी कहा जाता है इसको, ठीक है, लिख दें एंथैल्पी। देखिए अधिशोषण की एंथैल्पी सबसे पहले चीज तो क्या होता है इनको जान ले। अधिशोषण की एंथैल्पी की बात कर ले तो हम लोग नॉर्मल यही पढ़ रहे हैं अभी तक कि जो अधिशोष्य है इस तरह से, वह अधिशोष्य एक गैस हो सकता है, और वही अधिशोषक की बात कर ले तो अधिशोषक कॉमन जो कि सॉलिड या फिर कोई लिक्विड हो सकता है, ठीक है। अधिशोष्य क्या है, गैस, अधिशोषक क्या है, सॉलिड या लिक्विड। यहां पास बातें कर रहे हैं हम लोग सॉलिड की हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगर इस तरह से जो अधिशोष्य है अधिशोषक पर जाके मिलेगा, जिसके वजह से क्या होगा, अधिशोषित कर लेगा। किसको अधिशोषित करेगा, अधिशोषित, जो अधिशोषक है वह अधिशोषक को अपने में अधिशोषित कर लेगा, और जब अधिशोषित करेगा जिससे एनर्जी रिलीज होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, और इसी तरह से जो अधिशोष्य है वह अधिशोषक पर अधिशोषित होने से जो ऊष्मा है वह उत्सर्जित होती है, उसी ऊष्मा को कहा जाता है जो कि अधिशोषण की ऊष्मा कहा जाता है। अब क्या बोले, इस तरह से जो अधिशोषण की ऊष्मा है वह भौतिकी अधिशोषण में जो कि कम होता है, जो ऊष्मा उत्सर्जित होने वाले हैं वह कम होता है। यहां पास लिखा गया है 40 किलो जूल पर मोल, यहां पास अधिशोषण की ऊष्मा होता है। वही बात कर ले रासायनिक अधिशोषण की, तो रासायनिक अधिशोषण में जो अधिशोषण ऊष्मा है उनका मान जो कि 40 से 400 तक की जो किलो जूल पर मोल यहां पर हो सकता है। नेक्स्ट बात कर ले कि इस तरह से गैस की प्रकृति, अब गैस की प्रकृति का मतलब क्या हो रहा है यहां पर, जो कि अधिशोष्य की प्रकृति की बात कर रहे हैं। अब देखिए अधिशोष्य की प्रकृति या फिर गैस की प्रकृति क्या हो रहा है। सबसे पहले चीज तो भौतिकी अधिशोषण में देखें कि जो आसानी से द्रवित होने वाली गैस है उसकी अधिशोषण जो कि आसानी से होता है, क्या बोले, आसानी से द्रवित होने वाली जो गैस है उनकी अधिशोषण भी आसानी से होता है। कोई चीजें कब जल्दी चिपकेगा, जब वह जितने जल्दी से क्या हो जाए, जो कि द्रवित हो जाए, और जो आसानी से द्रवित होता है वही आसानी से अधिशोषित होते हैं, क्योंकि भाई उस पर क्रांतिक ताप अधिक होता है। क्या बोले, जो क्रांतिक ताप के अधिक होने से अधिशोषण भी अधिक होता है। देखिए क्रांतिक ताप क्या होता है, क्रांतिक ताप इस तरह से समझे क्रांतिक ताप को, अगर यहां पास कोई गैस है, ठीक है, गैस की बात कर ले तो यहां पास अमोनिया है NH3। अब इस अमोनिया के जो तापमान हम लोग देते हैं 406 जो कि सेंटीग्रेड यहां पास ताप दे दिए। अब इस ताप पर अगर इस गैस का इस ताप में दाब डाला जाए, क्या गैस में अगर दाब डाल दिया जाए तो इस तरह से गैस में जो दाब डालेंगे उस दाब में अगर इस गैस का अगर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए तब इसी तापमान को क्या कहा जाएगा, जो कि क्रांतिक ताप। क्या बोले, एक बार और समझ लेंगे, क्रांतिक ताप में क्या बोले कि जब किसी भी गैस का जिस अधिकतम तापमान में उस गैस का अधिकतम तापमान में उस गैस पर जो दाब लगाया जाता है
और जिस दाब लगाते हैं और जिस ताप पर लगाते हैं, और उसी दाब लगाने से उसी ताप पर जो गैस है वह लिक्विड हो जाए, तभी उसी को बोला जाता है क्रांतिक ताप। तो क्रांतिक ताप बढ़ने से अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ता है। एग्जाम्पल की अगर बातें कर ले इस तरह से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 है, और अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है। देखिए, अगर इस तरह से जो गैस है, इस गैस में अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड की क्रांतिक ताप अधिक है, उसके बाद NH3 की है, उसके बाद CH4 की है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की है, उसके बाद नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फिर इस तरह से जो कि हाइड्रोजन की है। ठीक है, अगर इस तरह से क्रांतिक ताप इनका क्या, सल्फर डाइऑक्साइड का अधिक है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो कि आसानी से द्रवित हो जाएगा क्योंकि उनकी क्रांतिक ताप अधिक है। तो क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है एक कि क्या कारण है कि CH4 नाइट्रोजन के कंपेयर में जो कि अधिशोषण अधिक होता है। क्यों आता है अधिशोषण अधिक? क्योंकि CH4 का जो क्रांतिक ताप है वह अधिक है। इसका देखिए CH4 का 190 तक की क्रांतिक ताप आता है, लेकिन वही अगर नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो 126 तक की ही है। इसीलिए यहां पास क्रांतिक ताप अधिक होने से उस गैस की अधिशोषण भी अधिक होता है। ठीक है, बात कर ले गैस की प्रकृति के साथ साथ इस तरह से जो रासायनिक अधिशोषण है उसकी बात करें। रासायनिक अधिशोषण क्या है? रासायनिक अधिशोषण तभी संभव है जब ठोस और गैस अधिशोषक के जो होगा उसके बीच में कोई रासायनिक बंध बने या रासायनिक क्रिया हो। एग्जाम्पल यहां पर लिखे तो जो निकिल है या फिर जो प्लेटिनम है, इन दोनों के साथ में हाइड्रोजन का जुड़ना, जो सॉलिड है या अधिशोषक है, ये जो गैस है वह अधिशोष्य है। इस तरह से अधिशोष्य का अधिशोषक पर जाना एक तरह से रासायनिक प्रक्रिया है, तब इसी को बोला जाता है रासायनिक अधिशोषण। इस पर किस पर डिपेंड था? आसानी से द्रवित होने वाले पर डिपेंड था। जिसकी क्रांतिक ताप अधिक था उसकी अधिशोषण भी अधिक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें 4th नंबर पर अधिशोषक की प्रकृति। यहां पर बात करें अब अधिशोषक की प्रकृति पर। देखिए, अधिशोषक की प्रकृति की सिंपल सी बातें हैं। अधिशोषक की प्रकृति डिपेंड करता है उसकी क्षेत्रफल पर। किसकी क्षेत्रफल? जो अधिशोषक सॉलिड है उसकी क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। यहां पर लिखा गया है अधिशोषक का सतह क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ ही उसकी अधिशोषण उच्च होती है। सिंपल सी बातें, सही भी बातें हैं। ठीक है, और वैसे ही बात कर ले, सिंपल से देखो ना, अगर यहां पास एक बोर्ड है, इस बोर्ड में जितना लिखे, बोर्ड बड़ा है तो ज्यादा लिख सकते हैं, अगर छोटा रहता है तो बोर्ड कम लिख पाते हैं। तो अधिशोषण की जो अधिशोषक की साइज बढ़ने से या एरिया बढ़ने से अधिशोषक की मात्रा ज्यादा अधिशोषित होते जा रहा है उस पर। ठीक है, ठीक है। यहां पास वैसे ही बात कर ले रासायनिक अधिशोषण की, तो रासायनिक अधिशोषण भी सेम ही है। जो एड्सॉर्प्शन है वह सरफेस बढ़ने के साथ साथ ही वह भी जो कि बढ़ते जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर ले अभिक्रिया की प्रक्रिया की प्रकृति की बात कर ले। अभिक्रिया की प्रकृति में क्या हो रहे हैं? जो भौतिकी अधिशोषण है, यहां पास जो भौतिकी अधिशोषण में देखा जाए तो जो इस तरह से लिख दे, गैस है वह गैस किसके साथ जाके जुड़ेगा? सिंपल सी बातें हैं, सॉलिड के साथ जाके जुड़ेगा। अब सॉलिड के साथ जब जाके जुड़ेगा तो इस कंडीशन में यहां पास जो सॉलिड और जो गैस है उनके मध्य एक तरह से यहां पास साम्य स्थापित हो गया, और साम्य स्थापित हुआ तब यहां पास जो कि उष्मा कुछ मात्रा में यहां पास उत्सर्जित हुआ। ये भी तो बोले थे उत्सर्जित होने वाली उष्मा अशोषण की उष्मा कहलाता है। यहां पास भी उत्सर्जित हुआ, बोले इस तरह से हो रहा है। लेकिन जो गैस है वह सॉलिड आपस में मिल जा रहे हैं, लेकिन उष्मा जब उत्सर्जित होने के बाद जो सॉलिड गैस के बीच में अधिशोषण है वह रिवर्सिबल है। एक तरह से अगर फिर से ताप इसमें दे दिया जाए वापस रिएक्शन कर लेगा, और ताप कम कर लिया जाए तो फिर से आगे की ओर होगा। इस तरह से यहाँ पर साम्य स्थापित होते जा रहे हैं, और यहाँ पर साम्य स्थापित हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कौन से रिएक्शन दिख रहे हैं हमको? रिवर्सिबल उत्क्रमणीय अभिक्रिया यहाँ पास दिखाई दे रहे हैं।
अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जाता है कि भौतिकी अधिशोषण जो कि ताप बढ़ने से कम क्यों होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट तो देखो, यहां पर तापमान की बात कर ले। अच्छा, यहां पास एक बच गया ना, रिवर्सिबल नेचर का होता है, और ये क्या है, यहां पास इरिवर्सिबल का नेचर है। इरिवर्सिबल मतलब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यहां पास कैसे, अगर इस तरह से जो गैस है उसमें सॉलिड के साथ अधिशोषण करा दिया जाए तो इस तरह से सॉलिड और जो कि गैस बनेगा, और रिएक्शन कौन सा दिख रहा है यहां पर देखो भाई, जो कि इरिवर्सिबल है, एक ही दिशा में होने वाले हैं। ये क्या है, दोनों दिशा की ओर हो रहा है। अब नेक्स्ट है यहां पर तापमान के डिपेंड करता है, ठीक है। फैक्टर क्या नेक्स्ट है यहां पर, तापमान। यहां पर लिखा गया है भौतिकी अधिशोषण में निम्न ताप पर अधिशोषण होता है, लेकिन तापमान वृद्धि से भौतिकी अधिशोषण में कमी होती है। येलो लिखा गया है, भौतिकी अधिशोषण में कमी होती है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि तापमान वृद्धि से भौतिकी अधिशोषण कम या भौतिकी अधिशोषण में कमी क्यों होती है। देखिए, ली-सातेले के नियम क्या कहते हैं। ली-सातेले के नियम के अकॉर्डिंग अगर समझे तो अगर इस रूम की बातें कर ले, अगर इस रूम में आग लग जाए तो मैं कहां जाऊंगा, सीधी सी बात है, रूम के बाहर जाऊंगा, जिधर इस रूम के कंपेयर में तापमान जहां कम होगा मैं उधर ही भागूंगा। तो इस तरह से क्या हुआ, ली-सातेले के नियम के अकॉर्डिंग यही बोलते हैं कि ली-सातेले के नियम में जो रासायनिक अभिक्रिया है उस ओर अग्रसर होगा जब उसमें ताप दाब सांद्रता अगर चेंज करते हैं तब उसकी अभिक्रिया उस ओर अग्रसर होगा जिधर ताप दाब आयतन की जो प्रभाव है वह कमी हो। यहां पास आग लगाए रूम में, यहां की तापमान बढ़ गया, मैं रूम के बाहर गया क्योंकि बाहर का तापमान कमी है, तो अभिक्रिया किधर हुआ, अभिक्रिया उस ओर अग्रसर होगा जिधर जो ताप दाब की सांद्रता है या ताप दाब जो है उनकी मात्रा में कमी हो। तो इस तरह से भौतिकी अधिशोषण में यही होता है कि तापमान वृद्धि से भौतिकी अधिशोषण में कमी होता है। अगर यहां पर देखिए सॉलिड और गैस है, इस पर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो यहां पर टेम्परेचर क्या है, कम है। अब रिएक्शन किधर होगा, यहां से इधर ही होगा। अगर एक ही दिशा की ओर हो तो कौन सा रिएक्शन होगा, इरिवर्सिबल हो गया। इसका मतलब भौतिकी अधिशोषण में क्या हुआ, कमी हुआ। और वही बात कर ले रासायनिक अधिशोषण में, रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, तापमान वृद्धि से रासायनिक अधिशोषण पहले बढ़ती है और बाद में कमी होती है। सिंपल सी बातें हैं इस तरह से। तो ये जो कि आप लोग के एग्जाम में बहुत ही आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है यहां पास। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और अगर आपको हमारी चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।